तो आज हम बात करेंगे जाति जनगणना पर। जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर अब तक सरकार के ऊपर हमलावर है। संसद में भी राहुल गांधी कई बार बोल चुके कि हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे और जातिगत जनगणना के ऊपर अभी सरकार ने बोला है। सरकार के जो मंत्री है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जिनका नाम अश्विनी वैष्णव, उन्होंने संसद में जानकारी दी कि सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी। अब जातिगत जनगणना का जो सरकार ने बोला है वो बिहार चुनाव और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले सरकार का ये स्टंट आया है। तो देखना यह होगा कि जातिगत जनगणना क्या होती है। क्या बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव साधने के लिए सरकार ने जातिगत जनगणना का कार्ड विपक्ष के सामने खेला है। सबसे पहले बात करेंगे जातिगत जनगणना क्या है और जातिगत जनगणना के क्या लाभ होंगे और क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जातिगत जनगणना है क्या। जैसे जनगणना होती है तो उसमें हर व्यक्ति की काउंटिंग की जाती है कि भारत में कितने लोग रह रहे, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं। अब जातिगत जनगणना की अगर हम बात करें तो जातिगत जनगणना का मतलब है सरकार अब एक एक व्यक्ति की जाति के बारे में पूछेगी कि किस जाति के लोग कितने हैं, कितने उच्च कास्ट के, कितने निम्न कास्ट के, ओबीसी में कितने आते हैं, जनरल में कितने आते हैं, एसटी के कितने, एससी के कितने। एसटी में भी जो जातियां है उनमें किसकी कितनी संख्या है, जनरल में जो जातियां है उनमें किसकी कितनी संख्या है। अब हर व्यक्ति से उसकी जाति पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको समझ में आ चुका होगा जातिगत जनगणना क्या है। अब सबसे पहले अगर हम देखें लास्ट टाइम जातिगत जनगणना कब हुई, तो सबसे पहले अगर हम जातिगत जनगणना की बात करें तो 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी जो ब्रिटिश सरकार ने करवाई थी। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, भारत आजाद हुआ 1947 में। उसके पहले ये जनगणना हुई थी। उसके बाद इसकी जनगणना करवाई गई 2011 में जिसको नाम दिया गया SECC। इसका मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। लेकिन इसके जो आंकड़े हैं वो जारी नहीं किए गए। उस समय सरकार थी यूपीए सरकार। यूपीए सरकार मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार उस समय थी। लेकिन जनगणना तो हुई, बाकी उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए क्योंकि जनगणना जो जातिगत आधारित थी ये एक संवेदनशील मुद्दा है। इसको लेकर सरकार ने उस समय आंकड़े जारी नहीं किए। सबसे पहले अगर हम बात करें जनगणना के इतिहास की तो जनगणना सबसे पहली बार 1872 में की गई। 1872 में जब जनगणना हुई उस समय की अगर हम बात करें तो फिर 1881 में दूसरी बार जनगणना हुई जो रेगुलर जनगणना हुई प्रति 10 वर्ष पर। तो आपको याद रखना है कि भारत में पहली बार जनगणना कब से हुई, 1872 में, और 1881 में भारत में नियमित जनगणना की गई। उसके बाद में अगर हम देखें इनके समय गवर्नर कौन थे ये आप कमेंट में बताएंगे कि पहली बार जनगणना जब 1872 में हुई उस समय भारत का गवर्नर कौन था और 1881 में जब से नियमित जनगणना की गई उस समय भारत का गवर्नर कौन था। सबसे पहले अगर हम जनगणना की बात करें तो 1749 में जनगणना करवाई स्वीडन ने, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि भारत में 1931 में पहली बार सेंसस की गई और वो भी कास्ट आधारित। 2011 में जो जनगणना हुई वो उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। उसके बाद बिहार में जातिगत सर्वे करवाया गया, इसके आंकड़े जारी किए गए और इसमें ये बताया गया कि जो ओबीसी है और ईबीसी, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, ईबीसी मतलब एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास, इनकी आबादी जो है वो 63% है। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इसको लेकर आरक्षण और सामाजिक न्याय की मांगे उठी। यानी कि जो सबसे ज्यादा ओबीसी और ईबीसी है तो नौकरियों में भी इनकी संख्या ज्यादा होना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी इनकी संख्या ज्यादा होना चाहिए। इसको लेकर बिहार में मांग उठी और बिहार में भी चुनाव होने वाले विधानसभा के लेकर और उसके पहले सरकार ने जातिगत जनगणना की बात की है।
तो देखना ये होगा कि सरकार को इसका बेनिफिट मिलता है या इस चुनाव में बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि विपक्ष बिहार और उत्तर प्रदेश में इसी मुद्दे को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर होता, लेकिन सरकार ने अपना कार्ड खेल दिया है और जातिगत जनगणना की बात बोली है। उसके बाद अगर हम देखें कि जातिगत जनगणना के क्या लाभ है, तो सबसे पहले अगर हम लाभ की बात करें तो सटीक आंकड़े, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों की सटीक संख्या का पता चलेगा, जिससे नीतियों को बेहतर बनाया जा सकेगा। यानी कि हमें ये पता चलेगा कि किस कास्ट की संख्या कितनी है और उनके लिए कौन सी स्कीम बनाई जा सकती है और उनके लिए सरकार क्या कर सकती है। दूसरा है नीति निर्माण में सहायक, सरकारों को योजनाएं बनाते समय ये जानकारी मिलेगी कि कौन सी जाति किस समस्या से जूझ रही है और उसके लिए सरकार को कैसी स्कीम बनानी चाहिए और उसके लिए सरकार क्या करेगी। आरक्षण नीति में सुधार भी सरकार इसमें कर सकती है। जिन जातियों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन्हें चिन्हित कर न्याय संगत आरक्षण दिया जा सकता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी कास्ट है जो अभी भी पिछड़ी हुई है और उनको प्रॉपर रिजर्वेशन अभी तक नहीं मिल पाया है, तो उनके लिए सरकार आरक्षण में सुधार कर सकती है, उनके लिए आरक्षण बढ़ा सकती है। और जो जातियां पिछड़ी थी पहले और अभी भी उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है, उनका रिजर्वेशन चाहे तो सरकार कम भी कर सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें वास्तविक सामाजिक असमानता को उजागर करना, तो कई बार कुछ जातियां अनुसूचित होते हुए भी लाभ नहीं ले पाती, तो जनगणना में अंतर्विरोधों को सामने ले आएगी। उसके बाद है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जाति आधारित प्रतिनिधित्व में संतुलन लाने में मदद मिलेगी। जैसे पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव है, तो इसमें जो जातियां पिछड़ी है उनको सरकार मौका दे सकती है। तो ये है जनगणना, जातिगत जनगणना के लाभ। अब हम देखेंगे कि जातिगत जनगणना के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते जातिवाद को बढ़ावा। एक तरफ हम बोलते हैं जातिवाद को खत्म करने की बात बोलते, दूसरी तरफ सरकार अब जातिगत जनगणना करवाएगी, तो इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि किस जाति के लोग कितने हैं, तो उससे जातिवाद बढ़ेगा। इससे समाज में जातिगत पहचान और विभाजन गहरा हो सकता है। दूसरा है राजनीतिक ध्रुवीकरण, सरकारों को भी ये पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो पर्टिकुलर सरकार किसी पर्टिकुलर कास्ट को सपोर्ट कर सकती है, तो ये भी जातिगत जनगणना के बाद नुकसान हो सकता है। उसके बाद है अस्थायी सामाजिक अस्थिरता, कुछ जातियां खुद को कम आकलित या भेदभावग्रस्त मान सकते हैं, जिससे असंतोष फैल सकता है। यानी कि कुछ कास्टों की संख्या बहुत कम रहेगी तो वो अपने आप को कम आंकेंगे और यहाँ पर उनमें असंतोष फैलेगा, और जो जातियां जिनकी संख्या ज्यादा रहेगी वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट फील करेगी। उसके बाद में अगर हम देखें प्रशासनिक जटिलताएं, जातियों की परिभाषा और उपजातियों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे डेटा संग्रह और सत्यापन मुश्किल हो सकता है। जैसे अगर हम गोत्र की देखें तो एक ही गोत्र के बहुत सारी कास्टों में आपको लोग मिलेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें संवैधानिक मूल्यों पर सवाल, जातिवाद सोच को संस्थागत रूप देने के लिए जाति विहीन समाज की संवैधानिक कल्पना को झटका लग सकता है, क्योंकि जहां पर संविधान और हमारी पहले की जो सरकारें रही है वो जातिवाद को खत्म करने की बात करती, और अभी जो जातिगत जनगणना होगी इससे जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है। तो अब ये पूरा है जातिगत जनगणना के बारे में। अब आपकी राय मुझे कमेंट में दीजिए कि जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे लाभ ज्यादा होगा या नुकसान ज्यादा होगा। आपकी राय कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।